पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सच सच बताओ चोट कैसे लगी तुम्हें। रोहन दोबारा पूछता है। तनु उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले तुम वादा करो कि मेरी बात सुनकर तुम दुखी और उदास नहीं होंगे और जो भी मैं पूछूंगी उसका सच सच जवाब दोगे। तुम आरोही से प्यार करते हो ना? तनु उससे सीधा सवाल करती है जो कि आज तक किसी ने नहीं किया था। रोहन हैरानी से तनु की तरफ देखता है जैसे पूछ रहा हो कि तुम्हें कैसे पता। तनु उसके करीब जाते हुए बोली, बताओ ना तुम आरोही से प्यार करते हो ना? फिर से अपनी सवाल रिपीट करती है। रोहन अपना चेहरा फेरते हुए बोला, सवाल पहले मैंने पूछा था कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, सवाल पर सवाल मत करो। साफ पता चल रहा था कि वो तनु के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। तनु हल्का सा मुस्कुराकर उसके सामने जाती है और अपनी चोट लगे कलाई उसके सामने करते हुए बोली, यह चोट भी तुम्हारे प्यार की ही मेहरबानी है। रोहन, तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि जब समीर आरोही को अपना बना रहा था, उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था, जब वो उसके साथ फेरे ले रहा था, तब तक तुम्हारे हाथ की पकड़ मेरे हाथ पर कसती जा रही थी और उसी का नतीजा है ये जो मेरे हाथ में चोट लगी है। तनु लगभग उसे आईना दिखाते हुए बोलती है। रोहन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तनु आगे बोलना जारी रखते हुए बोली, मैं समझ गई थी कि तुम आरोही से प्यार करते हो, उसका किसी और का होना तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सुनते ही रोहन एकदम से सकपका जाता है जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो उसकी। तनु हल्का सा उसके और करीब जाकर बोली, बहुत प्यार करते हो ना उससे? वो बेहद अपनेपन से बोलती है। वो चाहती थी कि रोहन ने जो बात किसी से नहीं कही वो उससे तो कहे, कम से कम अपना दिल हल्का तो करे। न जाने कितनी बातें वो अपने दिल में लिए घूम रहा है। रोहन अपने आंखें बंद करते हुए बोला, बहुत। ये पहली बार था जब उसने माना था कि वह आरोही से प्यार करता है। एक पल के लिए तो तनु के दिल में कुछ चुभता है, पर अगले ही पल वह खुद पर काबू पाते हुए बोली, तो तुमने कभी कहा क्यों नहीं? उससे अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया? रोहन बेबसी से कहा, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। शायद मैं किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा था। शायद मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था कि जो मेरे दिल में आरोही के लिए है वो मुझे अपने लिए उसकी आंखों में भी नजर आए, पर मैं गलत था। आरोही के दिल और दिमाग में तो बस समीर था, इसलिए उसे मेरा प्यार नजर ही नहीं आया। और वैसे भी वह हमेशा ही मेरे साथ एक दोस्त की तरह ही रही है, उससे आगे कभी बढ़ी ही नहीं और मैं उसके आगे बढ़ने का इंतजार करता रहा। डरता था कि कहीं अपने दोस्ती भी ना खो दूं, और आज देखो एक ही पल में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। ये कहते हुए उसका गला रूंध गया और वह कमरे से बाहर निकल गया। तनु खामोश हो जाती है। उसे रोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह देख पा रही थी कि रोहन के साथ हमेशा ही गलत होता आया है। किस्मत का खेल कह लो या कुछ और, ना तो उसे परिवार का प्यार मिला और ना ही जिससे वह प्यार करता था उसका प्यार मिला। तनु खुद से कभी कभी भगवान किसी की किस्मत कितना निर्दयी बनकर लिख देता है, ये कहते हुए वह वहीं बैठी जाती है। वही उसके बातों से रोहन का दिल भर आया था और ये तो होना ही था, क्योंकि पहली बार किसी ने अपनेपन से कुछ पूछा था उससे। उसके दिल की बात सुनी थी और रोहन ने भी अपना दिल उसके सामने हल्का किया था। इसके बाद तो उसका इमोशनल होना जायज है। वह घर की टेरेस पर चला गया था। वहां जाकर खुद को शांत करने के लिए वह सिगरेट पीने लगता है। दूसरी तरफ चंचल को सोया हुआ छोड़कर सम्राट कहीं चला गया था और पूरे 2 घंटे के बाद वह वापस आता है। चंचल अभी भी सोई हुई थी। सम्राट उसके पास जाता है, बेहद प्यार से उसका माथा चूमते हुए, अब मेरी चंचल पहले की तरह खुश रहने लगेगी। वह उसके करीब लेटते हुए बोलता है। चंचल नींद में ही कसमसा जाती है और सम्राट के सीने से लग जाती है। ये देखकर सम्राट के होठों पर मुस्कान तैर जाती है। उसे इंतजार था कल सुबह का। वहीं दूसरी तरफ करुणा जी पहले अपनी बहू बेटे के मौत के सदमे में और बाद में रणवीर सिंह की मौत के सदमे से अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुकी थी। वो पागल हो चुकी थी। उसने वह हवेली भी छोड़ दी थी। पागलों की तरह सड़क पर इधर उधर भटकने लगी थी। अब कोई भी नहीं था उसकी सुध लेने वाला और ना ही वो किसी को पहचान रही थी। यही हाल रेखा का भी था। जब से उसे पता चला था कि सुमीर मर चुका है, पहले तो वह गुस्से से बौखला गई, लेकिन जब सुहानी ने उसे बताया कि पापा के मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं सुमीर ही है, उसी ने पापा को छत से धक्का दिया था, बस ये सुनते ही वह बुरी तरह टूट गई थी। उस वक्त उसे सम्राट के कहे शब्द याद आते हैं कि सुमीर की गलत हरकत में उसका साथ देने के लिए, उसकी गलत हरकतों को बढ़ावा देने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। आज सुमीर की जितनी गलती है उतनी ही तुम्हारी भी है। बस वह पल और यह पल उसने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी, कुछ नहीं बोलती थी, बस एकदम गुमसुम सी रहने लगी थी। रात गहरा हो जाती है। रोहन अभी भी छत पर खड़ा सिगरेट के कस भर रहा था। उसके कानों में तनु के शब्द शोर कर रहे थे, उसके सवाल गूंज रहे थे। उसे एहसास होता है कि जो बात उसने किसी से नहीं कही वह तनु से कह दी। पर क्यों? उससे ही क्यों? एकदम से उसे तनु का ख्याल आता है कि उसने उसकी कलाई कितनी जोर से पकड़ी थी। उसे चोट लग गई। वह अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारता है। शीट
वहीं नीचे तनु अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अभी भी रोहन के बारे में सोच रही थी। तभी रोहन अंदर आता है। उसे देखकर वो उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ, कुछ चाहिए? तनु उठकर बैठते हुए बोलती है। रोहन बिना कुछ बोले उसके पास बैठता है, फिर उसकी कलाई को पकड़कर उसकी चोट पर बर्फ लगाने लगता है ताकि उसे आराम मिल सके। कितना केयरिंग लग रहा था वह इस वक्त, और ऐसा करते हुए वह एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसका पूरा ध्यान बस चोट पर बर्फ लगाने में था, जबकि तनु का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर था। रोहन अपनी अच्छाई से उसके दिल में उतरता जा रहा था, पर अभी इस बात का एहसास तनु को भी नहीं था। रोहन का उसकी परवाह करना, उसके केयर करना, उसका इतना ख्याल रखना, एक दोस्त की तरह उसके दुख में उसके साथ खड़े रहना, ये सब चीज उसे बहुत अच्छी लग रही थी। रोहन बिना कुछ बोले उसकी कलाई पर बर्फ लगाकर चला जाता है, पर जाते जाते छोड़ जाता है उसके दिल में हलचल। उसके जाते ही तनु उसके ख्यालों में खोई बिस्तर पर गिर जाती है और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चली जाती है। रोहन बाहर सोफे पर लेट जाता है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। किसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह होती है, सम्राट की आंख खुलती है। वह उठकर देखता है चंचल बिस्तर पर तो क्या कमरे में भी नहीं थी। सम्राट एकदम से घबरा जाता है कि इतनी सुबह सुबह चंचल कहाँ चली गई। वह जल्दी से उठता है, कमरे से बाहर निकल जाता है। चंचल चंचल चिल्लाता हुआ वह पूरा घर छान मारता है, पर चंचल कहीं नहीं मिलती। सम्राट की तो सांस अटक गई थी। वह फटाफट से अपने कमरे में जाता है ताकि जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर आए, उसे बाहर ढूंढने जाए। पर वह जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने से चंचल बाहर की तरफ आ रही थी। दोनों ही संभल नहीं पाते, आपस में टकरा जाते हैं। चंचल को देखकर सम्राट की जान में जान आती है। वह एकदम से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहाँ चली गई थी तुम? पता है मैं कितना घबरा गया था। सम्राट की आवाज में भी घबराहट साफ छलक रही थी, जो चंचल देख पा रही थी। चंचल हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आपको माफिया किंग किसने बना दिया? चेहरा देखो अपना, कितने घबराए हुए लग रहे हो। अरे बाबा, मैं तो वॉशरूम में थी। क्या सम्राट तुम भी नाहक करते हो? ये कहते हुए वह साइड से निकल जाती है। सम्राट एकदम से उसकी कलाई पकड़ लेता है और अपनी तरफ से खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, जान में जान तो वापस आने दो, ऐसे ही रहो मेरे पास। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। चंचल है तो सम्राट है, वरना कुछ भी नहीं। और माफिया किंग के अंदर भी एक दिल है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। ये सम्राट सिंह राठौड़, पर तुमसे दूरी नहीं। ये कहता हुआ वो कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अपने लिए सम्राट का दीवानापन देखकर चंचल की आंखें भर आती हैं। वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोली, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? सम्राट उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बेहद, कोई हद नहीं मेरे प्यार की, यह कहते हुए चंचल को अपने सीने से लगा लेता है। अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सम्राट उसके खुले बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। चंचल और भी ज्यादा हैरानी से, सरप्राइज पर क्या? सम्राट उसे हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए, तुम्हें सरप्राइज का मतलब नहीं पता, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। इतना कहकर वह वॉशरूम चला जाता है। पता नहीं ये सम्राट क्या क्या करता रहता है, ये कहते हुए रेडी होने लगती है। कुछ ही देर में सम्राट और चंचल रेडी होकर बाहर आते हैं, जहां शोभा जी आरती जी तैयार होकर दोनों का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद सम्राट चंचल को लेकर एक गाड़ी में, तो आरती जी और शोभा जी दूसरी गाड़ी में निकल जाते हैं। चंचल गाड़ी में से बाहर देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं सम्राट? सम्राट गाड़ी में ब्रेक मारता है और अपने जेब में से एक ब्लैक कलर की पट्टी निकालकर उसकी आंखों पर बांध देता है। चंचल बच्चों का मुंह फुलाते हुए बोली, ये तो गलत बात है सम्राट, तुम चुपचाप ऐसे ही बैठी रहो। सम्राट उसके गाल खींचते हुए बोलता है। उसके बाद वह दोबारा गाड़ी स्टार्ट करता है, आगे बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद उसकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है और वह चंचल का हाथ पकड़कर गाड़ी में से बाहर निकलता है। शोभा जी और आरती जी तब तक वहां पहुंच चुके थे। सम्राट चंचल का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रहा था। अंदर जाने के बाद वह चंचल के आंखों से पट्टी उतारते हुए बोला, अब तुम देख सकती हो। ये कहते हुए वह उसे सामने देखने का इशारा करता है। चंचल सामने देखती है तो फिर देखती ही रह जाती है। दीवार पर चंचल के माता पिता की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी और वहां पर पूजा की तैयारी चल रही थी। दरअसल ये पूजा सम्राट ने रखवाई दी चंचल के माता पिता के लिए। ये सब देखकर चंचल का दिल और आंखें दोनों भर आती है। उसके कदम अपने माँ बाप की तस्वीर की तरफ बढ़ जाते हैं। वो तस्वीर को छूकर देखती है, ऐसा लगता है जैसे उसके माँ बाप वही है। वो उनकी तस्वीर से लिपटकर रोने लगती है। उसकी हालत देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी, यहाँ तक कि सम्राट की भी। अगले ही पल वो उसके पास जाता है और उसे संभालता है, उसे चुप करवाता है। कुछ देर के बाद चंचल भी संभल गई थी। वह नजरें घुमाकर पूरी हवेली देखती है। सम्राट ने तो हवेली का नक्शा ही बदल दिया था। रणबीर का और उसके परिवार का तो नाम तक नहीं था वहां पर।
सम्राट ने हवेली को वैसा ही कर दिया था जैसा वो पहले हुआ करती थी और इन सब में आरती जी ने सम्राट की मदद की थी। कुछ देर के बाद पूजा शुरू होती है। सम्राट और चंचल दोनों ही पूजा में बैठते हैं। अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए चंचल दिल से दुआ कर रही थी और आज सही मायने में उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। उनके कातिलों को सजा मिल गई थी, उनकी बेटी को उसका हक मिल गया था और एक बेहतर जीवन साथी मिल गया था जो कि उसका छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखता है और उससे बेहद प्यार करता है। अपनी बेटी को खुश देखकर आज उसके माँ बाप को जरूर खुशी मिली होगी। थोड़ी देर में पूजा संपन्न होता है। उसके बाद सम्राट और चंचल गरीबों में खाना और कपड़े बांटते हैं और भी जरूरत के सामान बांटते हैं, क्योंकि चंचल के माता पिता भी हर साल ऐसे ही गरीबों को दान दिया करते थे। चंचल ये करते हुए ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसकी माँ बाप उसके साथ ही हो। अब उसके दिल से बोझ उतर गया था और सुकून मिला था उसे। अब वो खुश थी और उसे खुश देखकर सम्राट भी बहुत खुश था। कब से तरस रहा था वह चंचल को खुश देखने के लिए, अब जाकर उसे सुकून मिला। ऐसे ही दिन बीत जाता है, रात होती है। हवेली में शांति पसरी हुई थी। सब लोग अब राठौड़ मेंशन के लिए निकल रहे थे। हवेली की देखरेख के लिए 4 आदमी छोड़ दिए थे सम्राट ने। कुछ देर में सब लोग घर पहुंच गए थे। आरोही और समीर कोलकाता के लिए निकल गए थे। रोहन आज तनु का चेकअप करवाने अस्पताल ले गया था, जहां उनको काफी टाइम लग गया था। आज पूरा दिन दोनों साथ साथ ही थे। रोहन उसका बहुत ख्याल रख रहा था, उसकी केयर कर रहा था, लेकिन बात तो उतनी ही करता था जितनी जरूरत हो। रोहन का यही अंदाज, उसका ये सीधापन अब तनु के दिल में उतरता जा रहा था। उसे तो रोहन का साथ अच्छा लगने लगा था, पर हमारा बुद्धू रोहन कुछ समझ ही नहीं रहा था। दोनों रात तक घर वापस आते हैं। दोनों घर के अंदर आते ही तनु बोली, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चली जाती है। रोहन एक नजर उसको जाते हुए देखता है, फिर वह किचन में चला जाता है। उधर सम्राट अपने कमरे में था और कमरे में लगी खिड़की के पास खड़ा होकर फोन में कुछ देख रहा था। तभी चंचल कमरे में आती है। सम्राट को देखते हुए वह मन ही मन, तुम कितने अच्छे हो सम्राट, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए कितनी कोशिश की तूने। मेरे माँ बाप की एक तस्वीर के लिए उन्हीं के घर में जगह नहीं थी, आज तुमने उनका सारा हक उन्हें दिलवा दिया, वह भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ। चंचल मन ही मन ये सब बोल रही थी। उसके बाद उसके कदम सम्राट की तरफ बढ़ जाते हैं और वो उसे पीछे से जाकर बाहों में भर लेती है और अपना चेहरा उसकी पीठ से सटाते हुए बोली, आई लव यू सम्राट, आई रियली लव यू। दूसरी तरफ तनु कपड़े बदलकर बाहर आती है तो देखती है कि रोहन किचन में है और कुछ बना रहा है। उसने कपड़े भी नहीं बदले हैं। तनु वहीं खड़े होकर उसे देखते हुए, कितना प्यारा है ना ये, एकदम प्योर हार्ट, यकीन नहीं होता दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। वो रोहन को एकटक देखते हुए ये सब सोच रही थी, तभी रोहन की नजर उस पर जाती है। रोहन को अपनी तरफ देखता पाकर तनु एकदम से सकपका जाती है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। वह तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है और अपने बालों को बांधते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है। अनजान बनते हुए पूछती है, क्या बन रहा है। रोहन समझ गया था कि वो उसे ही देख रही थी, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दलिया, इतना कहकर वह वापस अपने काम में लग जाता है। दलिये का नाम सुनते ही तनु का मूड खराब हो गया था। दलिया, वह एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे नहीं खाना कोई दलिया बलिया, जब से तुम्हारे घर आई हूं तब से तुम मुझे ये दाल दलिया खिचड़ी यह फालतू की चीज ही खिला रहे हो, मुझे कुछ चटपटा खाना है, मैं नहीं खाऊंगी दलिया बलिया। वो बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलती है। ये पहली बार था जब रोहन से कोई इस तरह से बात कर रहा था, नखरे से, बचपन से। रोहन उसके बचपन पर मुस्कुरा देता है। डॉक्टर ने तुम्हें यही खाने के लिए कहा है, अगर 1-2 दिन तुम और यह सब खा लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वह उसे समझाते हुए बोलता है। तनु किचन से बाहर चली जाती है। सोफे पर बैठते हुए बोली, मुझे नहीं खाना कुछ भी, इससे अच्छा तो मैं भूखी रह लूंगी, पर यह स्टुपिड सा दलिया नहीं खाऊंगी। वो मुंह बनाते हुए बोल रही थी। इस वक्त रोहन को तनु के अंदर एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही थी जो उसे बहुत क्यूट लग रही थी। कुछ सोचते हुए वो उसके पास जाता है और उसके पास बैठते हुए बोला, अच्छा अच्छा चलो बताओ तुम्हें क्या खाना है। तनु खुश होते हुए उसकी तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि सच में तुम मुझे वही लाकर दोगे। वो खाने पीने की चीजों के बारे में सोचती है जिससे उसके मुंह में पानी आ जाते हैं। वो चटकारे लेते हुए बोली, मुझे मसाला डोसा, छोले भटूरे, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी कुछ भी चलेगा, पर दलिया नहीं। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो, जो चीज खानी है वह सोचो और खाने के लिए अपना मुंह खोलो। तनु बिल्कुल ही वैसा करती है। जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है तो रोहन एक चम्मच दलिया उसके मुंह में डाल देता है। तनु का सारा टेस्ट खराब हो जाता है। वह झट से रोहन की तरफ देखती है जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने जो मस्ती तनु की साथ की है वह उसे अच्छी लग रही है।
तनु को परेशान करके उसे अच्छा लगा। तनु उसके मुस्कुराहट देखकर हैरान रह जाती है। रोहन तो बात भी कभी कभी ही करता था और आज वह सामने से उसके साथ मस्ती कर रहा था। उसकी इस मासूम से मुस्कुराहट के सामने तो सारे पकवान भी बेकार है। तनु ने मन ही मन, तुम्हारे इस मुस्कुराहट के लिए तो मैं जिंदगी भर की यह बेकार का दलिया खा सकती हूँ। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है पर चेहरे से पता नहीं चलने देती और झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, रोहन ये तो चीटिंग है। रोहन ने जल्दी से एक और एक चम्मच उसके होठों से लगाते हुए कहा, 1-2 दिन की और बात है, ये खा लो, इसके बाद तुम जो कहोगी वही लाकर दूंगा। रोहन बड़े प्यार से और अपनेपन से उसे समझाते हुए बोलता है। उसके प्यार भरी बातें सुनकर तनु तो वैसे ही बावरी हो जाती है और खुशी खुशी दलिया खाने लगती है। दूसरी तरफ चंचल सम्राट के पास जाती है, उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोली, आई लव यू सम्राट, आई रियली लव यू। सम्राट न जाने कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब उसे उसकी पहले वाली चंचल दिखाई देगी और अब उसकी चंचल लौट आई थी। वह झट से पीछे मुड़कर चंचल को अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम खुश तो हो ना। वह बेहद प्यार से बोलता है। चंचल अपनी पंजों पर खड़ी होती है, सम्राट का माथा चूमते हुए बोली, तुम्हारे होते हुए मैं कभी उदास हो सकती हूँ क्या? तुमने मेरे लिए वो किया है सम्राट जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। सम्राट ने उसकी होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया चंचल, बस जो तुम्हारा था तुम्हें दिलवा दिया है। चंचल झिलमिलाती आंखों से उसकी तरफ देखती है, फिर एकदम से उसके सीने से लग जाती है। सम्राट भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों ही आंखें बंद करके एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। उधर रोहन और तनु अपना अपना खाना खत्म कर चुके थे। तनु कमरे में थी और रोहन हॉलरूम में सोफे पर। नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। रोहन तो चलो अपने ही ख्यालों में गुम था, पर तनु सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी। रह रहकर उसको बस रोहन का ही ख्याल आ रहा था। रोहन जिस तरह से उसका ख्याल रख रहा था वो बस उसके दिल में उतरता जा रहा था, पर अभी इस बात का एहसास तनु को भी नहीं था। वो बस इधर से उधर करवट बदल रही थी। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था रोहन का यूं बाहर सोफे पर सोना। जब उससे रहा नहीं जाता तो वह उठकर बाहर आती है, रोहन को देखती है जो अभी सो गया था, पर वह सोफे पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। ये बात तनु ने भी नोटिस कर ली थी। रोहन का कंबल भी सोफे से नीचे लटक रहा था। तनु दबे कदमों से उसके पास जाती है ताकि उसकी नींद खराब ना हो। नीचे गिरा कंबल उठाकर बेहद आराम से रोहन के ऊपर डाल देती है। एक पल के लिए रोहन को निहारती रहती है, उसके बाद वापस अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही रोहन झट से अपनी आंखें खोलता है। जाते हुए तनु को देखता है, पर अब तक वह कमरे में जा चुकी थी। वो कभी तनु के कमरे की ओर देख रहा था तो कभी कंबल को। उसकी कभी किसी ने इतनी केयर नहीं की थी, पर जब कोई हमारी केयर करता है तो कितना अच्छा लगता है, यह आज रोहन को पता चल रहा था। वह भी तनु जैसी लड़की जिसे वह घमंडी और बदतमीजी समझता था। हालांकि वह पहले ऐसी ही थी, पर जब वो बदली तो ऐसी बदली कि रोहन को भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, पर वो समझ गया था कि तनु की परवरिश ही ऐसी हुई थी जो दिल से बुरी नहीं है। तनु का उसके यूं केयर करना, ये सोचकर ही एक मुस्कुराहट अपने आप ही उसके होठों पर ठहर जाती है। उसके बाद वह आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में नींद की आगोश में चला जाता है। तनु भी अब चैन से सो गई थी। जो भी बेचैनी उससे पहले हो रही थी वह रोहन को देखने के बाद दूर हो गई थी। उसके बारे में सोचते सोचते वह भी नींद के आगोश में चली गई। दूसरी तरफ सम्राट और चंचल बिस्तर पर एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों एक कंबल में लिपटे हुए थे। दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। सम्राट ने चंचल को अपने आगोश में समा रखा था। चंचल ने अपना सर उसके सीने पर टिका रखा था और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में उलझे हुए थे। सम्राट अपने दूसरे हाथ के उंगलियां चंचल के बालों में घुमाते हुए बोला, जानती हो चंचल, तुम्हारे आने से पहले जिंदगी जी नहीं रहा था, सिर्फ काट रहा था। यह मुझे तुम्हारे मिलने के बाद पता चला कि जिंदगी में प्यार होना कितना जरूरी है। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने का जुनून रखते हैं। और सच मानो ये सम्राट तुम्हारा इस कदर दीवाना है कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएगा। चंचल को सम्राट की आवाज में अपने लिए प्यार, बेहद प्यार नजर आ रहा था। वह हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और फिर प्यार से उसका सीना चूम लेती है। अच्छा सुनो, तुम इस शहर से तो क्या कभी अपने घर से भी बाहर नहीं निकली? हर किसी की एक स्पेशल जगह होती है जहां वह जाना चाहता है, जहां जाने का उसका सपना होता है। आई एम श्योर कि तुम्हारे भी कोई ऐसी स्पेशल जगह होगी। मैं तुम्हें वहां लेकर जाना चाहता हूं कुछ दिन, बस तुम और मैं, कोई काम नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस तुम और मैं। ये सुनते ही चंचल की आंखों में चमक आ जाती है। सम्राट ने उसके उस सपने को जगा दिया था जो वो बरसों पहले भूल गई थी। छोटी छोटी चीजों में खुश रहने वाली चंचल सिर्फ कश्मीर घूमना चाहती थी और कहीं भी नहीं। वह एकदम से बोलती है, मुझे कश्मीर जाना है, उसके वादियों में आपके साथ खोना है, बस आप और मैं और हमारा प्यार। वह किसी छोटे बच्चों की तरह चहकते हुए बोलती है। सम्राट को उस पर इतना प्यार आता है कि बस वह अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर झट से करवट लेते हुए चंचल के ऊपर आते हुए बोला, हम कल ही कश्मीर जाएंगे। मेरी चंचल कुछ कहे और मैं उसे पूरा ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता।
कल रात हम कश्मीर में होंगे, इतना कहकर वह अपने होठ उसके होठों पर रख देता है और बेतहाशा चूमने लगता है। चंचल भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसका साथ देने लगती है। दोनों डूब जाते हैं अपने प्यार की बारिश में और यह रात कब गुजर जाती है दोनों को पता नहीं चलता। अगले दिन सम्राट सबको बताता है कि वो चंचल को लेकर कुछ दिनों के लिए कश्मीर जा रहा है और सब लोग यही चाहते थे कि जिस तरीके का माहौल चंचल के आसपास बना हुआ है, कितना कुछ उसने देखा है, तो वह भी थोड़ा बाहर जाएगी तो चेंज हो जाएगा उसके लिए। सम्राट ऑफिस की सारी जिम्मेदारी रोहन को देकर बेफिक्र होकर चंचल को लेकर कश्मीर के लिए निकल जाता है। चंचल कितनी खुश थी यह तो उसके चेहरे से पता चल रहा था और उसको खुश देखकर सम्राट तो वैसे भी खुश था। रात तक दोनों कश्मीर पहुंच जाते हैं। सम्राट ने होटल पहले ही बुक कर रखा था। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। चंचल तो सबसे पहले शॉवर लेने चली जाती है। तब तक सम्राट दोनों के लिए खाना मंगवा लेता है। चंचल से तो सब्र नहीं हो रहा था, उसका दिल तो कर रहा था कि जल्दी से सुबह हो और वह निकल जाए कश्मीर घूमने। सम्राट को उसके बचपने पर बहुत प्यार आ रहा था। कुछ देर के बाद दोनों खाना खाकर आराम करने के लिए बिस्तर पर आ गए थे, पर नींद दोनों की आंखों में नहीं थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब लेटे अपने प्यार भरी बातों में डूबे हुए थे। चंचल के लिए सम्राट का प्यार कदम कदम पर छलक रहा था। ये देखकर चंचल को सम्राट से और भी ज्यादा प्यार होता जा रहा था। खैर, बातों बातों में रात गुजर जाती है। सुबह होती है। कश्मीर की सुबह भी क्या सुबह थी, जो खूबसूरती की चादर से लिपटी हुई थी, जिसकी वादियों में अब सम्राट और चंचल खोने के लिए तैयार हो रहे थे। सम्राट तो कब का तैयार हो गया था, चंचल अभी तक वॉशरूम में थी। सम्राट बाहर से दरवाजा नॉक करते हुए बोला, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? चंचल कल से तो शोर मचा रही थी कि सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, और अभी सुबह हुई तो वॉशरूम से बाहर नहीं आ रही हो तुम? बस 2 मिनट सम्राट, एक काम करो, तुम नीचे चलो, मैं बस आ ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। इतना कहकर सम्राट नीचे चला जाता है। वह नजर घुमाकर चारों तरफ देखता है। बर्फ से घिरे ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिन पर सूर्य की हल्की हल्की किरणें पड़ रही थी, जो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। ये लड़की कहाँ रह गई? ये कहते हुए वह सामने देखता है जहां से चंचल आ रही थी। क्रीम कलर का सूट, उस पर उसने ब्लैक कलर का शॉल लिया हुआ था, बाल खुले हुए थे, आंखों में गहरा काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक जो कि उसके गोरे रंग पर और भी निखर कर आ रही थी। सम्राट तो बस देखता रह गया उसको, वह भी बिना पलके झपकाए। चंचल उसकी तरफ देखती है। सम्राट की प्यार भरी नजरें देखकर वह अंदर भी अंदर खुद में सिमट जाती है और शर्मा कर अपनी नजरें झुका देती है। हाय, उसका ये नजरें झुकाना सीधा सम्राट के दिल पर लगता है। चंचल एक एक कदम चलती हुई सम्राट के पास आते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी देखा नहीं क्या मुझे? सम्राट उसका हाथ पकड़कर उसे करीब करते हुए कहा, जितनी बार भी देखो उतनी बार पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। वो अपनी सर्द आवाज में बोलता है, जो काफी था चंचल का दिल धड़काने के लिए। चंचल शर्माकर अपना चेहरा फेर लेती है। सम्राट एकदम से उसके लाल हुए गालों पर अपने होंठ रख देता है। चंचल हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आसपास गुजर रहे लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर चंचल शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो झट से सम्राट का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए बोली, चलो यहाँ से बेशर्म कहीं के। उसके बाद दोनों निकल जाते हैं कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले अपने प्यार भरी बातों में डूबे हुए आगे बढ़ रहे थे। सम्राट की नजरें तो चंचल के चेहरे से हट नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। तभी सम्राट की एक दर्द भरी आह चंचल के कानों में पड़ती है। चंचल सम्राट की तरफ देखती है। जैसे ही वह सम्राट को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। सम्राट के नाक कान से खून बह रहा था, उसका चेहरा पूरा नीला पड़ गया था, उसके आंखें बंद हो रही थी। यह सब देखकर चंचल बहुत घबरा जाती है। सम्राट, सम्राट, क्या हो रहा है तुम्हें? सम्राट, कोई है? प्लीज हेल्प। सम्राट, अपनी आंखें खोलो। चंचल बहुत ज्यादा रोते हुए बोल रही थी, पर कोई नहीं आ रहा था उसकी मदद करने। इससे पहले कि वो कुछ करती तभी बहुत सारे नकाबपोश आकर उन दोनों को घेर लेते हैं। उन्हें देखकर चंचल और भी ज्यादा डर जाती है। सम्राट को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उन नकाबपोशों की भीड़ को चीरते हुए कोई शख्स आगे आता है, जिसने अपने होठों में सिगरेट दबा रखी थी। वो चंचल के पास जाता है और उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ वहां से ले जाने लगता है। अब आगे देखिए कौन है वो शख्स जिसने सम्राट को मारने की कोशिश की और चंचल को ले जा रहा है। क्या सम्राट चंचल को बचा पाएगा? क्या वो खुद बच पाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।